हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नीट में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अमंग द फ्लाइंग। तो इसमें हमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है जिसमें दिए गए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ करेक्टरिस्टिक्स। सो हेयर द फर्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स ग्रो विद इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स। यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो कैसे ग्रो करती हैं जब उनका बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा मास में एज वेल एज नंबर ऑफ सेल्स। सो दिस इज राइट वन एंड करेक्ट. Second statement is metabolism is a two-staged process in living organism. So metabolism जो है वो two-staged process है and this is also right because हम में दो तरह की जो है वो reactions होती हैं. First one is catabolism and second one is anabolism. सो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म जो है वो हमारे अंदर टू प्रोसेसेस हैं. तो मेटाबॉलिज्म जो है एक टू स्टेज प्रोसेस है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. थर्ड वन इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज अ ट्रेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्ड करते हैं टूवर्ड स्टिमुलाई एंड दिस इज़ ऑल्सो राइट वन क्योंकि जो भी हमें स्टिमुलस दिया जाता है हम उसके लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इसमें हम देख सकते हैं तीनों ही करेक्ट हैं. सो द राइट आंसर इज डी, दैट इज 1, 2 and 3. Second question is a living organism is unexceptionally differentiated from a non-living structure on the basis of. मीन्स हमें इसमें पूछा गया है कि हमें जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स. सो हेयर द ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन. सो ऑल ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. सो ये राइट आंसर नहीं है. ऑप्शन बी, ग्रोथ एंड मूवमेंट. सो ग्रोथ एंड मूवमेंट क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रोथ भी करते हैं एज वेल एज मूवमेंट भी कर सकते हैं. बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन बिकॉज ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो सकती है एंड दैट ग्रोथ इज एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ ग्रोथ. और मूवमेंट भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थिंग्स होती हैं उनमें हो सकती है. सो ग्रोथ एंड मूवमेंट यहाँ पे एक्सेप्शन है लिविंग्स और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर में. सो हेयर द ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन सी था, इंट्रैक्शन एंड एनवायरनमेंट. तो एनवायरनमेंट के साथ जो है वो इंट्रैक्शन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो परफॉर्म करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ. ऑप्शन डी इज़ रिस्पॉन्सिवनेस, मीन्स रिस्पॉन्ड टूवर्ड्स अ स्टिमुलाई. तो ये भी करेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का. तो here the right answer is option B, that is growth and movement. Third question is, in plants cell division occurs fill in the blank, whereas in animals it occurs fill in the blanks. तो plants में cell division कहाँ पे होती है और animals में cell division कहाँ पे perform होगी. So here the options are, option A, only up to a certain stage. Second, fill in the blank में हमें बनना है continuously. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमें फिलअप्स बनते हैं, दैट इज इन प्लांट सेल डिवीजन अकर्स
only up to a certain age. तो यहीं से ही दिस इज़ नॉट अ राइट आंसर, बिकॉज प्लांट्स में जो है वो ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम जो है वो सेल डिवीज़न परफॉर्म होती रहती है, एंड दैट इज़ कॉन्टिन्यूअस, जबकि एनिमल्स में एक सर्टेन स्टेज पे होती है. सो दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ रॉन्ग वन. सेकेंड ऑप्शन, continuously only up to a certain stage. So this is the right answer. तो ऑप्शन सी था हमारे पास, continuously in both, तो ये भी गलत है. और only up to a certain stage in both, this is also not right. So here the right answer is option B, that is in plants cell division occurs continuously, whereas in animals it occurs only up to a certain age. Next question is, which two of the below given points are known as the twin characteristics of growth? सो यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भी हमें पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें से ट्विन्स करैक्टर ऑफ ग्रोथ जो है वो कौन से होंगे. फर्स्ट है हमारे पास इंक्रीज इन मास, सेकेंड वन इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, थर्ड वन इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड फोर्थ वन इज सेलुलर डिफरेंशिएशन. तो हमें ग्रोथ से रिलेटेड ट्विन्स करैक्टर ढूंढने हैं. तो ग्रोथ से रिलेटेड मतलब जहाँ पे इंक्रीज होगा. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2, increase in mass, and second one increase in number of individuals. So next question is, match column 1 with column 2 and select the correct option from codes given below. सो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो है वो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है और राइट आंसर पे टिक लगाना है. तो यहाँ पे कॉलम ए में है प्लानेरिया, तो हमें बताना है प्लानेरिया का फीचर जो है वो कौन सा है. सो प्लानेरिया या तो बाइनरी फिशन, सेकंड असेक्सुअल स्पोर, थर्ड वन इज बडिंग, fourth one is true regeneration, and fifth one is fragmentation. So planaria जो है एक प्लेटीहेल्मिन्थीस है और उनमें जो है ट्रू पावर ऑफ रीजनरेशन होती है. तो यहाँ पे ए जो है वो फोर्थ के साथ मैच हो रहा है. नेक्स्ट है फंगी. तो फंगी जो है वो बाइनरी फिशन करती है, असेक्सुअल स्पोर बनाती है, बडिंग करती है, या फिफ्थ वन फ्रेगमेंटेशन. सो हियर द राइट आंसर इज सेकंड, कि फंगस जो है वो असेक्सुअल स्पोर्स यानी जैसे जू स्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स, इन सब की फॉर्मेशन करती है और असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है. सो फंगी जो है उसका मैच जो है वो सेकंड से बन रहा है. थर्ड वन इज ईस्ट. तो ईस्ट में अब बचते हैं बाइनरी फिशन, बडिंग या फिर फ्रेगमेंटेशन. तो ईस्ट में जो है वो बडिंग परफॉर्म होती है. नेक्स्ट इज अमीबा. तो बचते हैं दो, या तो बाइनरी फिशन होगी या होगी फ्रेगमेंटेशन. तो अमीबा में हम देखते हैं कि वो रिप्रोड्यूस करता है विद अ स्पेशल टेक्निक, दैट इज बाइनरी फिशन. तो यहाँ पे ए का हो गया फोर्थ, तो यहाँ पे ए का फोर्थ बी के पास है, बी का सेकंड, सी का जो है वो थर्ड हो गया, एंड डी का फर्स्ट हो गया. तो यहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन बचता है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, फंगस का. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Next question is, which of the following statements regarding the response of living organism to external stimuli is correct? यानी कि ये जो हमें स्टेटमेंट्स दी गई हैं रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, इनमें से सही कौन सी है. सो हियर द फर्स्ट वन इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट
stimuli can be physical, chemical, or biological. Option B, all organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental stimuli. C, consciousness and response to external stimuli is the defining property of living organisms. Option D, all of these. So here the right answer is option D, all of these, because लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो स्टिमुलस हैं वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तीनों तरह के हो सकते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोकैरियोट्स से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक, वो सभी सेंस कर सकते हैं एंड रिस्पॉन्ड कर सकते हैं एनवायरमेंटल स्टिमुलाई के लिए। थर्ड वन, कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, तो ये भी सही है क्योंकि हम एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्स दोनों ही शो करते हैं। सो ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज आर right answers. Next question, select the correctly written botanical and geological name. तो हमें ऐसा नाम ढूंढना है जो सही लिखा गया है यहाँ पे। तो फर्स्ट वन इज होमो सेपियंस, सेकेंड वन पैंथरा टिग्रिस, पाइसम सैटिवम एंड मैंगीफेरा इंडिका. So here the right answer is Panthera tigris. पैंथरा टिग्रिस जो है वो यहाँ पे सही लिखा गया है क्योंकि होमोसेपियंस में जो स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर है दैट इज़ एस, वो यहाँ पे कैपिटल है जबकि स्मॉल होना चाहिए था. सेकेंड वन इटैलिक्स में भी है और जीनस का पी बड़ा है और स्पीशीज़ का टी छोटा है, तो इसीलिए ये राइट आंसर है. मैंगीफेरा इंडिका में आप देख सकते हो आई कैपिटल है. पाइसम सैटिवम में ये जो है वो इटैलिक्स में नहीं लिखा गया है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी इज. तो टैक्सोनॉमी में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फर्स्ट वन, description of the organism, identification of the organism, nomenclature of the organism या फिर classification of the organism. तो टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हमें किसी भी चीज़ को जानना है तो सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, यानी कि हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है. सो वही स्टेप टैक्सोनॉमी में भी होता है, दैट इज़ ऑप्शन बी मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होता है नॉमेनक्लेचर, और नॉमेनक्लेचर के बाद हम उसको क्लासीफाई करके उसको डिस्क्राइब करते हैं. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Which of the following is the correct representation of organization level इन लिविंग बींग्स? तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हमें ढूंढनी है ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स की इन लिविंग बींग्स. सो ऑप्शन ए इज सब सेलुलर से सेलुलर, सेलुलर के बाद इंडिविजुअल बनता है, इंडिविजुअल के बाद कम्युनिटी एंड कम्युनिटी के बाद पॉपुलेशन. ऑप्शन बी एटॉमिक, मॉलिक्यूलर, सब सेलुलर, सेलुलर, tissue, organ system, and then individual. Third one, individual, population, organ system, tissue, cellular, molecular, atomic. Atomic, molecular, tissue, individual, ecosystem, community. So इसमें जो right answer है that is option B, क्योंकि यही मुझे perfect order लग रहा है. तो सबसे जो छोटा molecule मतलब element होता है that is atom. So एटॉमिक से फिर मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से सब सेलुलर स्टेज पे आएगा, फिर सेलुलर स्टेज पे
फिर टिश्यू लेवल पे, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन इंडिविजुअल जो है वो उसकी फॉर्मेशन होती है. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Linnaeus described 5,000 and next question. Linnaeus described 5,900 species of plants in his book 1753 and 4326 species of animals in his book fill in the blank 1758. तो जो बुक्स लिलेनियस ने लिखी थी हमें बस उनको फाइंड करना है और जो है ईयर वाइज भी देखना है कि कौन सी पहले लिखी थी. तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है दैट इज़ राइट आंसर. तो जो लिलेनियस ने थी वो 2 बुक्स राइट करी थी. सबसे पहली स्पीशीज प्लेंटेरम, सेकेंड वन इज सिस्टमा नेचुरे. तो सिस्टमा नेचुरे जो है वो 1758 में लिखी थी और स्पीशीज प्लेंटेरम जो थी वो 1753 में लिखी थी. तो प्लेंटेरम है मीन्स स्पीशीज ऑफ प्लांट्स ही होंगी इसमें, और सिस्टम नेचुरे में जो है वो स्पीशीज ऑफ एनिमल्स के बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट वन. Match column 1 with column 2 and select the correct options from the given codes. तो चलिए मैच करते हैं इनको. फर्स्ट है हमारे पास बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर. तो यहाँ पे बायनॉमिनल जो नॉमेनक्लेचर था वो किसने दिया था. तो ए का जो मैच है सो यहाँ पे जो बायनॉमिनल तो यहाँ पे जो कॉलम 1 है उसमें ऑप्शन ए है बायनॉमिनल नॉमेनक्लेचर. तो ये किसने दिया था. तो ऑप्शन ए का जो मैच है दैट इज थर्ड वन लिलेनियस ने दिया था ये. ऑप्शन बी द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी के डार्विन जो थे वो कौन थे. तो वो थे अर्नेस्ट मेयर. तो ये पहले से ही सही मैच है. सी फादर ऑफ बॉटनी. फादर ऑफ बॉटनी जो थे दैट इज थियोफ्रस्टस एंड फादर ऑफ मेडिसिन इज हिप्पोक्रेट्स. तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही लग रहा है. सही मैच है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 का. सो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. मोस्ट नेम्स इन बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज. तो जो हम नॉमेनक्लेचर में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के लिए तो उसमें हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी जर्मन या फिर ऑप्शन डी फ्रेंच. तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी यूज़ करते हैं मीन्स लैटिन लैंग्वेज का यूज़ जो है वो बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के लिए किया जाता है. Next question. The scientific name of banyan is written as Ficus bengalensis L. Which of the following statement is correct regarding this? Option A. Letter L signifies Latin language. Option B. The name should be written reverse with bengalensis preceding Ficus. Letter L signify the taxonomist Linnaeus. D. Bengalensis is generic name. So here the right option is option C. Means यहाँ पे जो L letter है वो signify करता है the taxonomist Linnaeus को. बाकी सभी wrong हैं
एल लैटिन के लिए यूज़ नहीं होता है, साइंटिस्ट के नेम के लिए यूज़ होता है जिसने उसको डिस्कवर किया होता है। और फिकस पहले आएगा बिकॉज ये जीनस है, और बेंगालेंसिस बाद में आएगा क्योंकि ये स्पीशीज़ है। और बेंगालेंसिस जेनरिक नेम नहीं है, ये एक स्पीशीज़ का नेम होता है। सो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी।